वेलकम टू बायोवाइब्स लर्निंग। पार्ट 1 में हमने बीटी 2021 का सोल्यूशन देखा था, क्वेश्चन नंबर 19 तक। उसके आगे आज हम देखने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि ये पूरा एनालिसिस हम आज ही कंप्लीट कर दें। तो मैं इसमें मेनली बीटी के क्वेश्चंस को ही टारगेट कर रही हूँ। मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसमें अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड भी करा दूँगी। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है वो है डेसिमल रिडक्शन टाइम ऑफ अ बैक्टीरियल स्ट्रेन इज 20 मिनट। बैक्टीरियल स्ट्रेन का हमें DRT दिया हुआ है 20 मिनट एंड उन्होंने स्पेसिफिक डेथ रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है DRT इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन KD। जो KD होता है यहाँ पे ये होता है स्पेसिफिक डेथ रेट कांस्टेंट। तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो KD क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन डेसिमल रिडक्शन टाइम, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है हमें 20 मिनट्स दिया है। हमेशा यूनिट साथ में लिखिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा वो आएगा 0.115 समथिंग इसका आंसर आएगा, वो भी पर मिनट में। मैंने पर मिनट क्यों लिखा, ये यहाँ पे नीचे मिनट था तो मैंने उसको ऊपर लेके गई तो ये -1 हो गया। इन्होंने उसी रेंज में पूछा था, उसी यूनिट में पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.115 मिनट इनवर्स। -1 बोला है, पर मिनट बोला है, मिनट इनवर्स बोला है, ये सारे ही हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है 24। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 रिएक्टर। एक सिस्टम है जिसके पास 2 रिएक्टर हैं। 2 रिएक्टर्स कनेक्टेड वाया वॉल्व। 2 रिएक्टर जो हैं वो वॉल्व से कनेक्टेड है। ठीक है। द फर्स्ट रिएक्टर R1 कंटेन्स एन आइडियल गैस A। जो फर्स्ट रिएक्टर है जिसको इन्होंने नाम दिया है R1, उसमें A आइडियल गैस है जिसका वॉल्यूम क्या है, जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर। और एक सेकेंड रिएक्टर है R2 जिसमें से आइडियल गैस है, उसका वॉल्यूम क्या है 10 लीटर। तो इन्होंने 2 रिएक्टर लिए हैं, एक में आइडियल गैस A है और इसमें एक में आइडियल गैस B है। उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, एक 5 लीटर दिया हुआ है, एक 10 लीटर दिया हुआ है। इनिशियली वॉल्व इज क्लोज्ड। इनिशियली वॉल्व क्लोज्ड है। प्रेशर P है इन R1 एंड R2। जो प्रेशर दिया हुआ है वो 9 atm R1 का दिया हुआ है एंड 6 atm R2 का दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। लेटर व्हेन द वॉल्व इज ओपन द सिस्टम रीचेस इक्विलिब्रियम। जब वॉल्व इन्होंने ओपन किया तो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया है। इफ द टेम्परेचर T ऑफ बोथ द रिएक्टर इज मेंटेन कांस्टेंट। जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रखा हुआ है, तो जो फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो क्या होगा। तो अगर हम यहाँ देखें इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं ये 2 बायो रिएक्टर है, एक में A गैस है, एक में B गैस है। ये वॉल से कनेक्टेड है। ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 5, इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 10, इसका प्रेशर क्या दिया हुआ है इसका प्रेशर दिया हुआ है 9, इसका प्रेशर दिया हुआ है 6। और इन्होंने क्या बोला है, सबसे बड़ी बात हमने क्या नोटिस करी, इन्होंने क्या दिया हुआ है, जब सिस्टम ओपन हुआ तो जो गैसेस वगैरह हैं ये रीचेस इक्विलिब्रियम, की इक्विलिब्रियम पे आ गई हैं। ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इन्होंने कांस्टेंट रखा हुआ है। और ये क्या बोल रहे हैं, जब इन्होंने ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं किया है कि जब ये लोग वॉल्व ओपन कर रहे हैं तो जो गैसेस हैं वो मिक्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो हम सोच के चल रहे हैं कि ये मिक्स नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ये मिक्स हो रही होती तो ये इंक्लूड करते हैं इसमें, तो ये मिक्स नहीं हो रही है। मतलब इनका जो N है, इनका जो मोल है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, कांट चेंज। ओके, तो जो N है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो जो प्रेशर होगा टोटल वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा PA प्लस PV के। इन्होंने यही पूछा जो प्रेशर है सिस्टम का वो क्या होगा, क्योंकि जब कोई चीज मिक्स ही नहीं हो रही है तो उसका N चेंज होना बनता नहीं है। टेम्परेचर इन्होंने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर इन्होंने पूछा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा दोनों का PA प्लस PV। दैट मीन्स 9 + 6 इज इक्वल्स टू 50 atm।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 25। उसमें क्या पूछा हुआ है इन्होंने, उसमें ये लोग पूछ रहे हैं द सिस्टम ऑफ अल्फा अमाइलेज यूज्ड इन अ स्टार्च हाइड्रोलिसिस हैज एन एफिनिटी कांस्टेंट Km। यहाँ पे मिकेलिस मेंटन को एक कांस्टेंट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 0.005 m। To achieve 1/4 of the maximum rate of hydrolysis, the required starch solution in micromole rounded off to the 2 decimal place। इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, अगर हम देखें इन्होंने दिया हुआ है Km की वैल्यू दी हुई है, इन्होंने Km क्या दिया हुआ है, इन्होंने 0.005 मोलर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ मोलर। अगर हम देखें इन्होंने किस उसमें जो यूनिट है इन्होंने क्या मांगी है, मिली मोलर में मांगी है इन्होंने यूनिट, तो हम इसे मोलर से मिली मोलर में कन्वर्ट करें तो हमने क्या पता है जो 1 मोलर होता है वो 10⁻³ मिली मोलर होता है। ठीक है, तो 5 × 10⁻³ कितना होगा, 5 × 10⁻³ × 10⁻3, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास 5 मिली मोलर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमको क्या दिया हुआ है, टू अचीव 1/4 ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो जो V है वो 1/4 है V मैक्स के, जो यहाँ पे V दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/4 ऑफ V मैक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में है आप लोगों को। और क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है स्टार्च की कंसंट्रेशन पूछी है, मतलब कि ये सबस्ट्रेट पूछ रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, V0 = V max S/Km + S। हमें किसकी कंसंट्रेशन बतानी है, हमें S की कंसंट्रेशन बतानी है। V0 हमें दिया हुआ है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ V max = V max S/Km की क्या वैल्यू थी हमारे पास 5 + S। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इधर लेके आए 1/4, इसको हम लिख सकते हैं V max / 4 5 + S = V max S। ये क्या हो जाएगा, ये इसका यहाँ पे हम इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई करें, या फिर एक काम करिए, इसको हम यहाँ ले जाते हैं 5 + S = V max S मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे जाके 4/V max, ये V max से ये V max कैंसिल हो जाएगा, 5 + S = 4S, ये S और S यहाँ से हम माइनस कर देंगे, 5 = 4S - S, तो ये हो जाएगा 5 = 3S, S हो जाएगा 3/5। 3/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो S की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.66 मिली मोलर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट आपको मिकेलिस मेंशन इक्वेशन लगानी थी बस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट। क्या पूछ रहा है ये, नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन काइनेटिक्स इन अ बायोप्रोसेस सिस्टम। एक्स और वाई क्या डिनोट कर रहे हैं, वायबल सेल एंड द प्रोडक्ट। जो एक्स है वो वायबल सेल डिनोट कर रहा है और जो पी है वो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हम अगर आपने कभी पढ़ा हो नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड काइनेटिक्स, तो उसमें हम जो हम ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़ते हैं उसमें हम मेनली 3 ग्राफ पढ़ते हैं, वो होते हैं 1, 2 एंड 3। ये 3 ग्राफ हम पढ़ते हैं ग्रोथ काइनेटिक्स में, जिसमें से कि नॉन ग्रोथ काइनेटिक्स कौन सा होता है, वो होता है C। नॉन ग्रोथ काइनेटिक्स का मतलब होता है कि जो P है वो डिपेंडेंट नहीं है X पे, मतलब X की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, वो उस पर P डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अगर हम बाकी के 2 ग्राफ, ये ग्राफ तो हम पढ़ते ही नहीं है, अगर हम ये वाला ग्राफ देखें तो यहाँ पे X, जिस तरीके से X की कंसंट्रेशन बढ़ रही है उसी तरीके से P की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है।
और यहाँ पे अगर x की देखिए, ये x ने यहाँ मैक्सिमम ली, यहाँ से p की कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हुई, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी डिपेंडेंसी शो कर रहा है ये। लेकिन अगर हम यहाँ देखें x की कंसेंट्रेशन किसी भी फॉर्म में बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, उस पर p डिपेंड ही नहीं हो रहा है, वो लीनियर फैशन में अपना इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये हो गया नॉन ग्रोथ काइनेटिक्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है 27 क्वेश्चन में उसने पूछा है, वो मैच द फॉलोइंग है उसमें। इसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स दिए हुए हैं, उनको मैच करना है अपने पर्टिकुलर उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग या एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो हमको क्या पता है, हम ये देखते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा किसके बारे में नॉलेज है। हमने इन्वर्टेज पढ़ा है, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन्वर्टेज जनरली किससे रिलेटेड होता है, शुगर से रिलेटेड होता है। तो हम अगर शुगर देखें या सुक्रोज देखें, वो हमें थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, लिक्विफिकेशन ऑफ सुक्रोज। तो क्यू का क्या हम बोल सकते हैं, क्यू का हम 3 बोल सकते हैं। क्यू का 3 किस किस में दिया हुआ है वो आप देख लीजिए। क्यू का 3 हमें दिया हुआ है ए में एंड बी में। तो हम सी और डी तो कट कर दें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं हमें और क्या पता है। हमने बचपन से पढ़ा हुआ है पैक्टिनेज। पैक्टिनेज हम किस लिए यूज करते हैं, फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन के लिए। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका हम एग्जाम्पल पढ़ते थे। आर का हमें 2 मिल गया, क्यू का 3, आर का 2। और हमें क्या पता है, हमें एमाइलेज पता है। एमाइलेज हम किस लिए यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, पल्प एंड पेपर प्रोसेसिंग में। तो हमें क्या मिल गया, सॉरी, जो अमाइलेज है वो हम यूज करते हैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट में। तो पी का हमें 1 मिल गया, क्यू का 3 मिल गया, आर का 2 मिल गया और एस का 4 मिल गया। अगर हमें कोई भी 2 पता है तो भी हम अपना ये आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्मार्टली थोड़ा बिहेव करना होता है कि हमें मैच द फॉलोइंग में अगर एक भी कभी कभी पता होता है तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमें ये ढूंढना चाहिए कि हमें पता क्या है, क्या हम रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करा करिए कि मैच द फॉलोइंग तो जरूर से मतलब अटेम्प्ट करके आए आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपको वो आ ही जाते हैं। 28 अगर हम देखें, मैच सेपरेशन मेथड, यहाँ पे सेपरेशन मेथड दिए हुए हैं और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो अगर हम देखें, जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो किस बेसिस पे हमारा डिफ्रेंशिएट करता है किसी भी सोल्यूशन को। जो सुपरनेटेंट एंड पैलेट बनता है वो किस बेसिस पे बनता है, वो डेंसिटी के बेसिस पे बनते हैं। जो हल्का, जो भारी होता है वो पैलेट में आ जाता है और जो थोड़ा लाइट वेटेड होता है वो सुपरनेटेंट में आ जाता है। तो पी का क्या हो गया 1, पी का 1 किस किस में दिया हुआ है, पी का 1 हमें दिया हुआ है सी और डी में। ठीक है, सी और डी में हमें पी का 1 दिया हुआ है। जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस किस बेसिस पे होता है, चलिए इसको हम एक बार के लिए, अब अगर नहीं भी पता तो भी हम इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। यहाँ बात आ रही है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, सॉल्वेंट की बात आ रही है तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। आर का क्या होगा 4th, आर का क्या होगा 4th। पी का 1 हमें पता चल गया, आर का 4th हमें पता चल गया। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किस बेसिस पे होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लें या फिल्ट्रेशन लें, वो दोनों ही कौन से बेसिस पे होते हैं, वो साइज के बेसिस पे होते हैं। एस का क्या हो गया 3। तो हमें डायलिसिस, डायलिसिस किस बेसिस पे हो गया, डिफ्यूजिविटी के बेसिस पे। तो हमारा डी आंसर जो हो गया वो सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में यहाँ डिसीज कंडीशन दी हुई है और यहाँ उनके पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन दिए हुए हैं कि कौन से ऑर्गन को वो टारगेट करता है। अगर हम देखें डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज, अब डायबिटीज किसी को हो रही है तो ऑब्वियसली वो पेनक्रियाज को ही अटैक करेगी। तो क्यू का क्या हो गया, क्यू का हो गया 2। क्यू का 2 किस में दिया हुआ है, चलिए इससे हमारा आंसर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमारा एक ऑप्शन तो कट हो गया। और देखिए मल्टीपल स्लेरोसिस, मल्टीपल स्लेरोसिस हमने बहुत बार सुना हुआ है। मल्टीपल स्लेरोसिस किस लिए होता है, ये माइलिन शीट को अफेक्ट कर देता है। माइलिन शीट को अफेक्ट करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो मैसेज होते हैं वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें माइलिन शीट कहाँ प्रेजेंट होती है, माइलिन शीट ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो आर का क्या हो गया 1,
तो हमने क्या निकाला था, क्यू का 2 निकाला था और आर का 1 निकाला था। इस तरीके से हमारा ये आंसर बन जाता है। और पी का 4th हो गया। होशिमोटो डिसीज जो होती है वो थायराइड ग्लैंड में अफेक्ट करती है, और जो ग्रेविस होती है, एम ग्रेविस जो होती है, वो स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करती है। 30th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 30th क्वेश्चन में हाइपर सेंसिटिविटी से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो अगर हम देखें, जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है उसका क्या होता है, चलिए अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हमें इतना अगर पता हो कि जो टाइप 2 होती है, जो हम ये पढ़ते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये वाला जो कंडीशन हम पढ़ते हैं, ये हम टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से पढ़ते हैं। तो क्यू का क्या हो गया, क्यू का हम 1 लेके चल रहे हैं। क्यू का 1 किस किस में दिया हुआ है, क्यू का 1 हमें 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये और ये ऑप्शन हम कट कर सकते हैं। अब हमें और क्या पता है, हमें ये पता है अगर कि टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसकी वजह से क्या होता है, होस्ट रिएक्शन टू वी वेनम होता है। ठीक है, तो पी का क्या हो गया, 2 हो गया। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो सिर्फ इनके एग्जाम्पल और इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक की हाइपर सेंसिटिविटी 1, 2, 3, 4 में क्या क्या होता है, आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए और ये एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए। सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से ही निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, तो वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही उसका फॉर्मूला या उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। पी का क्या हो गया 2, क्यू का क्या हो गया 1। तो इस तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 31। वो अगेन मैच द कॉलम है। उसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ हार्मोन दिए हुए हैं, प्लांट हार्मोन दिए हुए हैं बेसिकली, एंड यहाँ पे उनका फंक्शन दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात कि हमें क्या पता है। ठीक है, हम अगर इसमें से देखें इथिलीन के बारे में, अगर हम देखें इथिलीन के बारे में, क्या ये स्टिमुलेट करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को? हाँ जी, ये करता है बिल्कुल। ये एक गैस होती है, ये एक गैसियस कंपाउंड है जो कि हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट को। तो इसमें क्या पूछा है इन्होंने, करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। ओके, तो जो आर है वो अपना करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो ऑक्सीन है वो इंड्यूस करता है सेल डिवीजन को, करेक्ट। हाँ जी, जो ऑक्सीन है वो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, तभी तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है। ठीक है, उसका जो एक्सियल मूवमेंट होता है वो बढ़ता है। जो एब्सिसिक एसिड है वो ब्रेक करता है सीड डोर्मेंसी को, और जो जिब्रेलिन है वो प्रमोट करता है डोर्मेंसी को। इन्होंने यहाँ पे उल्टे फंक्शंस दे दिए गए हैं। जो एब्सिसिक एसिड है वो प्रमोट करता है डोर्मेंसी को, और जो जिब्रेलिन है वो ब्रेक करता है सीड डोर्मेंसी को। तो ये दोनों गलत हो गए। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स से दिया हुआ है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू कंपेयर ऑल पॉसिबल 6 open reading frame of a given nucleotide query sequence will with all the above 6 open reading frame of a nucleotide। यहाँ पे ओपन रीडिंग फ्रेम का कंपैरिजन करना है। जो ओपन रीडिंग फ्रेम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो हमें प्रोटीन ही क्वेरी है और प्रोटीन ही सीक्वेंस है। तो क्वेरी सीक्वेंस और जो एनालिसिस करना है जिससे हमें वो दोनों ही प्रोटीन है, उसके लिए क्या यूज होता है। अब कोई भी प्रोटीन है, इतना हम लोगों ने पढ़ा है, अगर प्रोटीन का होता है तो वो टी से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो तो कैसे भी नहीं हो सकता। फिर बात आती है प्रोटीन का ही कंपैरिजन आपको प्रोटीन से ही करना है। तो यहाँ पे तो एक्स आया है, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आप एक टेबल होती है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दूंगी कि कौन सा ब्लास्ट किस लिए यूज होता है एंड किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है 33। इन न्यूरोस्पोरा क्रेसा अ म्यूटेशन इन अ पोकी जीन रिजल्ट इन अ स्लो ग्रोथ फिनोटाइप पोकी। द रिजल्ट ऑफ 4 क्रॉसेस आर गिवन बिलो।
एक न्यूरोस्पोरा क्रेसा का म्यूटेशन प्रोड्यूस किया गया, उसमें जो स्लो ग्रोथ है वो फिनोटाइप शो कर रहा है पोकी का। द रिजल्ट ऑफ द 4 क्रॉसेस आर गिवन बिलो। इसमें हमें रिजल्ट को एनालिसिस करना है एंड उसके बेसिस पे हमें क्या एक्सप्लेन करना है, हमें बताना है कि किस टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न है। अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन में हमने वाइल्ड टाइप फीमेल ली, उसको हमने क्रॉस किया गया वाइल्ड टाइप मेल से, हमें मिला सारे ही जो प्रोजेनी है वो वाइल्ड टाइप मिले। सेकंड में क्या किया हमने, वाइल्ड टाइप फीमेल ली, उसको हमने पोकी मेल से क्रॉस करवाया, तब भी हमें वाइल्ड टाइप वो मिले प्रोजेनी। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हमने पोकी फीमेल ली और हमने उसका क्रॉस किससे करवाया, वाइल्ड टाइप मेल से करवाया, तो हमें क्या मिले, हमें जो प्रोजेनी मिले वो पोकी मिले। जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें क्या किया इन्होंने पोकी फीमेल ली और उसका क्रॉस करवाया पोकी मेल से, तो भी हमें ऑल प्रोजेनी क्या मिले, पोकी ही मिले। अब देखिए यहाँ पे तो वाइल्ड टाइप दोनों ही वाइल्ड टाइप थे, तो ऑब्वियसली वाइल्ड टाइप ही आएगा। यहाँ पे दोनों पोकी थे तो पोकी आएगा। ये हमें बता ही नहीं सकता कि ये किस तरीके का इनहेरिटेंस पैटर्न है। हम ये देखें कि जो मेल है और फीमेल है वो डिफरेंट लिए गए हैं। जब हमने फीमेल वाइल्ड टाइप ली तब हमें जो प्रोजेनी मिली वो वाइल्ड टाइप मिली, ठीक है, यहाँ पे मेल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब हमने फीमेल पोकी ली तो हमें प्रोजेनी पोकी मिली। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, ये मदर टू प्रोजेनी ट्रांसफर हो रहा है, और वी कैन से मदर टू ऑल, फादर टू नन, ये वाला हो रहा है। तो ये किस तरीके का पैटर्न होता है, ये होता है एक्स लिंक्ड, किस तरीके का पैटर्न होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। केमिकल मैसेंजर इज अ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन। यहाँ पे ट्रिप्टोफैन के बारे में पूछा है कि कौन सा ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो कि डेराइव होता है ट्रिप्टोफैन से। तो ट्रिप्टोफैन अगर हमने पढ़ा हो, जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो होता है इंडोल ट्री एसिटिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IAA। ये किससे डेराइव होता है, ये डेराइव होता है ट्रिप्टोफैन से। तो एक ऑप्शन तो हमारा हो गया इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा ऑप्शन अगर हम ए ऑप्शन देखें, अल्फा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये अपने आप में एक अमाइनो एसिड है, तो हम ये एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे ड्राइव कर सकते हैं। जो सी ऑप्शन है वो है मेलाटोनिन, जो डी ऑप्शन है वो है सेरोटोनिन। तो अगर हमें पता हो जो मेलाटोनिन होता है वो सेरोटोनिन से डिराइव होता है, सेरोटोनिन बनता है उसके बाद मेलाटोनिन बनता है। तो मेलाटोनिन का प्रिकर्सर क्या हुआ, प्रिकर्सर मतलब कहाँ से वो जनरेट हो रहा है, कहाँ से वो बन के आ रहा है। तो मेलाटोनिन जो है सेरोटोनिन से बन के आ रहा है, तो ये ऑप्शन हम ले नहीं सकते, ये ऑप्शन हम ले नहीं सकते। अब बात आती है सेरोटोनिन की। तो सेरोटोनिन होता है वो ट्रिप्टोफैन से बनता है, ठीक है। तो जो हमारे ऑप्शन हो गए वो हो गए हमारे बी एंड डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई आर NMR एक्टिव। पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन से ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो NMR एक्टिव होते हैं और NMR इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों अगर ऑड हो, या तो ये दोनों ही ऑड हो या फिर कोई एक भी ऑड हो, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों में से कोई एक भी अगर ऑड होता है तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम NMR एक्टिव बोलते हैं। और अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
इवन होते हैं तो इस तरीके के एलिमेंट्स को हम NMR इनएक्टिव बोलते हैं। तो हमें बस अब यहाँ पे ये निकालना है कि किसका प्रोटॉन इवन है, किसका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ऑड है। तो हम H1 देखें तो H1 में जो प्रोटॉन होता है वो 1 होता है, तो ये ऑड हुआ। C में जो प्रोटॉन होता है वो ऑड होगा, क्योंकि अगर वो टोटली 13 है तो ऑब्वियसली ऑड ही निकल के आएगा। अगर O 16 है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो इवन होंगे, तो ये ऑप्शन तो हमारा हट गया। ऐसे ही अगर S32 की बात करें, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इवन आएंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा हट गया। तो इसमें हमारे ऑप्शन क्या हो गए, H1 एंड C13। अगर हमारे पास 2H दिया हो तो इसमें भी हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 1 1 हो जाएगा। तो 1 क्या होता है, 1 ऑब्वियसली ऑड होता है, तो वो भी एक्टिव हो जाएगा, NMR एक्टिव। ठीक है, इस तरीके से हमें एनालिसिस करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, in a Mendel dihybrid experiment, a homozygous pea plant with round yellow seeds। अब हमें पता है जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में था, कौन सी चीज डोमिनेंट ली थी, उसने कौन सी रिसेसिव ली थी। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो क्या होगा, वो होगा राउंड एंड येलो। कैपिटल आर हमने राउंड के लिए लिया, येलो के लिए हमने कैपिटल वाई लिया। रिसेसिव क्या था, रिसेसिव था रिंकल्ड ग्रीन सीड, रिंकल्ड स्मॉल आर और ग्रीन जो था स्मॉल वाई। इसको हमने क्रॉस किया तो F1 निकल के आया। F1 क्या निकल के आएगा, इससे अगर हम गैमेट्स देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, स्मॉल वाई निकलेगा। इन दोनों का क्रॉस होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये निकल के आएगा। ये इसकी F1 प्रोजेनी है। जो F2 प्रोजेनी होगी वो F1 से सेल्फिंग करा के ही निकलेगी। तो 560 ऑफ F1 इंटरक्रॉस प्रोड्यूसेस 560 ऑफ F2 प्रोजेनी। जब F1 का इंटरक्रॉस कराया तो उससे 560 F2 प्रोजेनी निकली। F2 प्रोजेनी कितनी निकली, 560। द नंबर ऑफ F2 प्रोजेनी हैविंग बोथ डोमिनेंट ट्रेट राउंड एंड येलो। ये पूछ रहा है कि कितनी F2 प्रोजेनी होंगी जिनके पास डोमिनेंट ट्रेट होगा, कौन सा, राउंड और येलो होने का। अब एक बात बताइए, अगर राउंड एंड येलो होना है किसी को तो उसके लिए क्या उसका जीनोटाइप बनेगा, कैपिटल आर डैश कैपिटल वाई डैश। इस डैश में मतलब कुछ भी आ सकता है, कैपिटल आर आएगा तब भी राउंड बनेगा, स्मॉल आर आएगा तब भी राउंड बनेगा, क्योंकि वो स्मॉल आर आएगा तो रिसेसिव ट्रेट होगा और कैपिटल आर डोमिनेंट है तो वो राउंड ही बनाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर कैपिटल वाई आएगा तो भी येलो बनेगा और स्मॉल वाई आएगा तो भी येलो बनेगा। तो हमने इसमें सीखा था कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। जब डैश होता है तो किसी भी डैश में आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/4 और दिस एंड दिस। एंड में क्या लगता है, एंड में मल्टीप्लीकेशन लगता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/16। ये एक की प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास टोटल कितने 560। तो 560 में से ये वाला कैरेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जब 1 की इतनी है तो 560 में कितनी होगी, 9/16 इंटू 560। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 315। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, a 0.1 ml aliquot of bacteriophage stock have a concentration of 4 into 10 to the power 9 phases per ml is added to the 0.5 ml of E. coli culture having a concentration of 2 into 10 to the power 8 cells per ml. The multiplicity of infection is। यहाँ पे आपको MOI पूछ रहा है, तो MOI निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम देखें अगर हम ये क्वेश्चन देखें, MOI निकाल का मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ इन्फेक्शन पार्टिकल्स
which are available in one bacterial cell. MOI का फॉर्मूला क्या होता है? MOI का फॉर्मूला होता है प्लाक फॉर्मिंग यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे जो PFU दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 × 10⁹ इंटू 0.1। अगर हम देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इतने एलिक्विड में इतनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो टोटल कंसंट्रेशन मतलब टोटल फाजेज अगर हम देखें बैक्टीरियोफेज स्टॉक हैविंग अ कंसंट्रेशन ऑफ पर ml में दिया हुआ है, बट हमें कितने में निकालना है 0.1 ml में। तो 0.1 ml में निकालने के लिए अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। अगर 1 ml में 4 × 10⁹ है तो 1/10 में कितने होंगे, इंटू कर देंगे 0.1 का। एक तरीके से हम डिवाइड, अगर 1 ml में इतने दिए हुए हैं तो 0.1 ml में कितने होंगे, तो कम के निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे इसको हम 0.1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 0.1 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 4 × 10⁸ फाजेस। तो MOI क्या हो जाएगा 4 × 10⁸ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, ये मैंने हाफ क्यों लिखा है, ये देखिए यहाँ पे ये हाफ क्यों आए, यहाँ पे इन्होंने कंसंट्रेशन दे रखी है 0.5, मैंने 0.5 को 1/2 लिख लिया, 1/2 लिखे या 0.5 लिखे एक ही बात है, तो मैंने इसको 1/2 लिख लिया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर कि किस तरीके से हमने निकाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है इन अ कीमोस्टेट विद डाइल्यूशन रेट ऑफ 0.8 पर आवर the steady state biomass concentration and the specific product formation are 8 mole per meter cube, okay, and 0.2 mole product mole biomass inverse R inverse respectively। ये specific product का रेट दिया हुआ है एंड ये बायोमास कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं द स्टडी स्टेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन मोल पर क्यूब इज, इन्होंने क्या पूछा है कि स्टडी स्टेट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगी। तो अगर हम इसमें देखें इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है डाइल्यूशन रेट। डाइल्यूशन रेट हमें कितना दिया हुआ है 0.8 पर आवर, और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन। स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिया हुआ है एंड हमें बायोमास कंसंट्रेशन दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू दी हुई है, बायोमास को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ये आएगा हमारा 8 मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। और क्या दिया हुआ है हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन। स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होता है, QP इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, 0.2 मोल पर आवर। ठीक है, ये इसकी यूनिट दी हुई है। और क्या दिया हुआ है हमें, और हमसे पूछा है स्टडी स्टेट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। स्टडी स्टेट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कीमोस्टेट से ये क्वेश्चन आया हुआ है। कीमोस्टेट में आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, QP इज इक्वल्स टू
P इज इक्वल्स टू QPX अपॉन D। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, प्रोडक्ट की स्टडी स्टेट में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन निकालने का। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए 0.2 इंटू 8। क्या क्या यूनिट दी हुई थी? 0.2 की यूनिट थी मोल पर मोल। इसको इस तरीके से लिखिए तो आपको इजी रहेगा। मोल, मोल इनवर्स, आर इनवर्स। 8 की क्या यूनिट थी? मोल मीटर क्यूब इनवर्स। अपॉन डाइल्यूशन रेट की क्या यूनिट थी? 0.8 पर आर। तो इसका क्या आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2, और अगर हम यूनिट को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये मोल इनवर्स और ये मोल कैंसिल हो जाएंगे, ये आर इनवर्स और ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या कैंसिल हो सकता है? अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इसी में यूनिट में निकालना था, मतलब हमें कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। यहाँ पे 2 मोल पर मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 45, उसमें क्या पूछ रहे हैं? इट इज डिजायर टू स्केल अप अ फर्मेंटेशन फ्रॉम 1 लीटर टू 1000 लीटर। हमें स्केल अप करना है 1 लीटर से 1000 लीटर में। वेसल बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पावर टू वॉल्यूम रेशियो। क्या बोला इन्होंने? अपने को कांस्टेंट रखना है पावर टू वॉल्यूम रेशियो, चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे पावर टू वॉल्यूम रेशियो। द स्मॉल फर्मेंटर इज ऑपरेटेड एट अ एजिटेटर स्पीड ऑफ 300 RPM। जो स्मॉल फर्मेंटर है वो 300 रोटेशन पर मिनट पे मेंटेन किया गया है। इफ द वैल्यू ऑफ स्केल अप फैक्टर इज 10 ऑफ एजिटेटर स्पीड, जो वैल्यू है स्केल अप की, जो बड़ा फर्मेंटर है उसकी वैल्यू क्या है? 10 फैक्टर ऑफ एजिटेटर स्पीड। 10 फैक्टर ऑफ एजिटेटर स्पीड का मतलब क्या हो गया? अगर अपने को जो N1 है, जो स्मॉल वेसल का एजिटेटर स्पीड दिया हुआ है, जिसको हम N1 बोलते हैं, वो अगर हमें दिया हुआ है 300 RPM, तो जो N2 होगा, जो N2 निकल के आएगा वो 10 इंटू होगा, जो एजिटेटर स्पीड होगी इसकी, उसका 10 फैक्टर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इफ द वाल्व इज स्केलर, तो हमें एजिटेटर की स्पीड ही निकालनी है, हमें N2 ही निकालना है। तो इन्होंने क्या दिया है? जो स्केल अप हुआ है वो 10 फैक्टर है एजिटेटर स्पीड का, बट हमें एजिटेटर स्पीड ही नहीं पता है, तो हम कैसे बताएंगे कि उसका 10 फैक्टर क्या होगा? तो हमें N2 ही निकालना है। तो यहाँ पे स्केल अप का फॉर्मूला लगता है पावर टू वॉल्यूम P1 अपॉन V1 इंटू N1 क्यूब इज इक्वल्स टू P2 अपॉन V2 इंटू N2 क्यूब। यहाँ पे N1 और N2 क्या है? ये एजिटेटर स्पीड है ऑफ फर्स्ट बायोरिएक्टर, ऑफ सेकंड बायोरिएक्टर, और ये पावर टू वॉल्यूम रेशियो है फर्स्ट बायोरिएक्टर का या फर्मेंटर का, और ये सेकंड बायोरिएक्टर और फर्मेंटर का। यहाँ पे क्या बोला गया था कि पावर टू वॉल्यूम रेशियो कांस्टेंट रखा गया, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम 0 मान लें, ये कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। तो N1 क्यूब और N2 क्या था? 10 फैक्टर ऑफ एजिटेटर स्पीड। N1 क्या था? 300 क्यूब इज इक्वल्स टू 10, N2 का क्यूब ये क्या हो जाएगा? 300 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। इसको 10 को हम यहाँ ले आएंगे इज इक्वल्स टू N2 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो N2 आएगा, इसको हम अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ये क्यूब जो होगा ये यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा? का क्यूब रूट हो जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ये अराउंड आएगा 139.247, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 139 RPM। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।